आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री बीए पार्ट 1 सेशन 2024 से 28 जो आप सभी के लिए सेशन 2024 से 28 जो नया सेशन जो लागू हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 4 वर्ष का जो हमारा है ग्रेजुएशन का कोर्स हो चुका है, जिसके अंतर्गत जो है हम बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए के स्टूडेंट के लिए जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ ये जो हिस्ट्री जिन बच्चों ने लिया है, जिनका MIC है, MIC यानी कि जिसका माइनर सब्जेक्ट है, जिसका मेजर सब्जेक्ट है, जिसका MDC सब्जेक्ट है, उन तीनों ही बच्चों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। और ये साथ ही साथ ये जो है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही कम समय बच गया है हम सभी के एग्ज़ाम के लिए, जो कि एग्ज़ाम में हमारे सबके क्वेश्चन के आंसर जो है पूछे जाने हैं। तो उसमें से जो आपको 10 क्वेश्चन होंगे और 4 उसमें सब्जेक्टिव होंगे और 10 उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे। तो उसी से रिगार्डिंग जो है हम आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके और आपका एक भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में ना छूटे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये जो आप सभी जानते होंगे कि ये जो हमारा सेशन है, ये हमारा सेशन CBCS पैटर्न पर आधारित है, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित ही हमारा सेशन होने वाला है। तो ज़्यादा सिलेबस के बारे में बात ना करते हुए हम आगे की तरफ अपने क्लास की तरफ चलते हैं, क्योंकि सेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको जो है वीडियो पहले प्रोवाइड कर दिया था और आने वाले समय में यानी कि 1-2 दिन में मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा सेशन से रिगार्डिंग, जो आपको पूरी तरह से सेशन कैसे है क्या है समझ में आ जाएगा। तो ये पार्ट 1 के स्टूडेंट के, पार्ट 1 यानी कि हमारा सेमेस्टर 1 जिसको बोलते हैं, ये सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, हमारा जो है सेमेस्टर 1 में। तो चलिए, तो ये नॉर्मल से फ़ोटोग्राफ्स हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि डिग्री आपको जब मिल जाती है तो ये आपको इस तरह की आपकी डिग्री मिल जाती है, तो आपको इस तरह के कैप वगैरह जो लग जाते हैं, वही बात है। तो चलिए, तो बीए इम्पॉर्टेंट, जी हाँ साथियों, बीए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए, पहला नंबर हमारा हिस्ट्री में क्वेश्चन है। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है यजुर्वेद की उत्पत्ति। यजुर्वेद जो वेद है, यजुर्वेद जो हमारा वेद है, आप सभी जानते होंगे यजुर्वेद के बारे में। क्लास 12th में अगर आपने आर्ट्स लिया होगा तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूँ। यजुर्वेद यानी कि हमारे वेदों में जो है 2 वेद जाने जाते हैं, यजुर्वेद और सामवेद। यजुर्वेद सामवेद, ठीक है ना। तो चलिए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आयुर्वेद, ये सभी हमारे वेद हैं, ठीक है ना। तो चलिए, हमारे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है आयुर्वेद। आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी आयुर्वेद की उत्पत्ति का स्रोत क्या है। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति का स्रोत जानने से पहले अगर आप क्लास 12th में अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 12th में अगर आपने आर्ट्स लेके पढ़ा होगा तो, नहीं आपने पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने जो है आयुर्वेद, ये जो हमारा आयुर्वेद जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आयुर्वेद से पहले आप जान लीजिए कि आयुर्वेद से पहले जो है हमारा वेद आता है। एक आता है ऋग्वैदिक काल, एक आता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में इसी चीज़ों की चर्चा है। तो ऋग्वैदिक काल में ही वेदों की चर्चा की गई है, जो हमारे पुरोहित थे उन्होंने, ठीक है ना। तो आयुर्वेद में जो चर्चा की गई है, तो ये आयुर्वेद जो है वो किस वेद से संबंधित है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हमको जानना है इस क्वेश्चन में। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो पहला हमारा ऑप्शन है ऋग्वेद से, दूसरा हमारा ऑप्शन है सामवेद से या यजुर्वेद से, आयुर्वेद से या फिर अर्थर्वेद से। तो कहाँ से हुई है हमारे आयुर्वेद की उत्पत्ति, तो जी हाँ साथियों, डी नंबर आपका सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अर्थर्वेद। अर्थर्वेद जो है उससे, जिसको कि अर्थवेद भी बोलते हैं, कोई अर्थवेद भी बोलते हैं, कोई अर्थर्वेद भी बोलते हैं, कोई अर्थवेद भी बोलते हैं। तो इससे कोई मैटर नहीं करता, बस आप ये जान लीजिए कि अर्थर्वेद जो है उससे जो है आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। आयुर्वेद की चर्चा अर्थर्वेद में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूसरा नंबर, उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता सबसे प्रमुख स्थान पा लिए थे, यानी कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता ने सबसे प्रमुख स्थान, सबसे बेहतरीन स्थान जो है पा लिया था, सबसे ज़्यादा माने जाते थे कौन से देवता उत्तर वैदिक काल में, ठीक है साथियों। उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रमुख स्थान पा लिए थे। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है इंद्रदेव, अग्निदेव या फिर प्रजापति या कुषाण देवता, ठीक है ना। तो इसका क्या राइट आंसर है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रजापति। प्रजापति जो थे उन्होंने जो है उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, वैदिक साहित्य के अनुसार लोगों के द्वारा राजा के दिए जाने वाले टैक्स को क्या कहा जाता था, यानी वैदिक काल जब चल रहा था, वैदिक जब साहित्य चल रहा था, उस समय जो
राजाओं के द्वारा जो कर यानी कि लोगों के द्वारा जो राजा जो कर देते थे यानी कर लेते थे, यानी कि लोगों के से जो राजा जो है कर लिया करते थे, उन कर को क्या कहा जाता था? तो उस कर को जो है उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो उस कर को वैदिक काल में बलि कहा जाता था। जी हाँ साथियों, बलि कहा जाता था उस समय। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया? यानी महात्मा बुद्ध, जिसे भगवान बुद्ध के भी नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना प्रथम यानी पहला उपदेश जो है, शिक्षा, उन्होंने कहाँ दिया था? तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है राजगृह में, नेक्स्ट ऑप्शन है बोधगया में, या फिर सारनाथ में, या कुशीनगर में। कहाँ पर दिया था इन्होंने पहले सबसे पहला जो है प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सारनाथ में। सारनाथ में जो है सबसे पहला उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है छंद सूत्र किसकी रचना है? छंद सूत्र जो है वो किसकी रचना है? तो छंद सूत्र किसकी रचना है? तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा पिंगल की, दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य की, तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण की, या चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा कालिदास की। तो किसकी रचना है साथियों? तो हमारा जो है 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पिंगल। छंद सूत्र की जो रचना है वो किन्होंने की थी? पिंगल ने की थी। पिंगल जो कि एक रचनाकार थे, उन्होंने जो है छंद सूत्र की रचना जो है पिंगल ने की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है अरब देशों ने शून्य का प्रयोग कब किया? यानी अरब देशों ने शून्य का प्रयोग जो है वो कब शुरू कर दिया था? यानी उन्होंने कब शुरू किया, यानी कब किया? तो अरब देशों ने शून्य का प्रयोग कब किया? तो पहला नंबर ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है 875 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है 876 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है 873 ईस्वी में, या फिर डी नंबर ऑप्शन है हमारा 874 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जी हाँ साथियों, आप सभी का क्वेश्चन का राइट आंसर सही है। पाँचवा नंबर ऑप्शन हो जाएगा यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 873 ईस्वी में जो है अरब देशों ने जो है शून्य का प्रयोग शुरू कर दिया था, यानी उन्होंने किया था इस समय में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है परमाणुवाद का संस्थापक कौन है? तो ए नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा गौतम, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा महर्षि कणाद, या फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जैमिनी। तो परमाणुवाद के संस्थापक कौन थे? तो 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जो थे उन्होंने जो है परमाणुवाद के संस्थापक भी कहा जाता है, और यह जो है महर्षि कणाद वह परमाणुवाद के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है रसनतगार जो थे, रसनतगार की रचना किसने की थी? रसरत्नागर। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है रसरत्नागर किसकी रचना है? रसरत्नागर जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? तो क्या हो जाएगा हमारा? पहला नंबर ऑप्शन है ब्राह्मण, नेक्स्ट है नागार्जुन, पिंगल, या फिर कालिदास। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ साथियों, रसरत्नागर जो है पुस्तक है, इसकी रचना जो है वो नागार्जुन ने किया था। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है वासुदेव कुटुंबकम किस भाषा का शब्द है? वसुदेव कुटुंबकम जो है वो किस भाषा का शब्द है? जैसे नहीं बोला जाता है वसुधा हमारी पूरी धरती जो है पूरी वसुधा हमारा परिवार है, वही वसुदेव कुटुंबकम जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा पाली का, दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी का, तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत का, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा मराठी का। तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मराठी। जी हाँ साथियों, मराठी जो है वसुदेव कुटुंबकम जो है किस भाषा का शब्द है? तो मराठी भाषा का शब्द है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है वसुदेव कुटुंबकम की भावना किसमें निहित नहीं है? जी हाँ साथियों, किसमें निहित नहीं है? आपको यही देखना जरूरी है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि किसमें निहित नहीं है। तो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है किसमें निहित नहीं है? तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है आत्मीयता में, दूसरा नंबर ऑप्शन है साहित्य सार्थकता में, तीसरा नंबर ऑप्शन है प्रेम में, चौथा नंबर ऑप्शन है उदार मानसिकता में। तो वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो किसमें निहित नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ साथियों, उसका राइट आंसर है बी, स्वार्थता में जो है
क्या है, निहित नहीं है। जी हाँ, स्वार्थता में निहित नहीं, जी हाँ साथियों, स्वार्थता में निहित नहीं है। इसके स्वार्थ से, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से कोई स्वार्थ का थोड़ी ना मतलब होता है, तो इसलिए बोला किस में निहित नहीं है, तो स्वार्थता में निहित नहीं है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिका कृति है। इंडिका किसकी कृति है? इंडिका जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी कृति है? तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज की, दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा पालिनी की, तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु की, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडिका किसकी कृति है, तो इंडिका जो है किसकी कृति है, तो मेगास्थनीज की कृति है। आप सभी जानते हैं इंडिका किसकी कृति है, तो मेगास्थनीज की कृति है। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, किसी और बैकग्राउंड से है, साइंस कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से, तो आपको नहीं जानकारी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर इंडिका जो किसकी कृति है, तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की कृति, यानी मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका को जो है लिखा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत के कितने अंग है? सप्तांग जो सिद्धांत है उसके कितने अंग है? एक अंग है, ए नंबर ऑप्शन है 4 अंग है, बी नंबर ऑप्शन है 5 अंग है, सी नंबर ऑप्शन है 7 अंग है, या फिर डी नंबर ऑप्शन 8 अंग है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सप्तांग सिद्धांत के कितने अंग है। जी हाँ, सप्तांग सिद्धांत के कितने अंग हैं, तो सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग है। आपको नाम से ही पता चल रहा है सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग होते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 13 नंबर की सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधुवासी जो थे उनके प्रमुख देवता कौन थे? सिंधुवासी जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के समय में सिंधुवासी सभ्यता से निकली हड़प्पा सभ्यता, जिससे जहाँ से मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सभी जगह जो है, ये सभी स्थल जो हैं प्राप्त किए गए थे, उसी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? पहला नंबर हमारा ऑप्शन है बी, पहला नंबर ऑप्शन है ब्रह्मा से, बी नंबर ऑप्शन है विष्णु से, सी नंबर ऑप्शन है शिव से, या फिर डी नंबर ऑप्शन है कृष्ण जी से। किससे हो जाएगा? तो 13 नंबर ऑप्शन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी से। जी हाँ साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे वो शिव थे, यानी कि सिंधु घाटी के जो वासी थे उन सभी के वो सभी जो है ज़्यादातर शिव देवता को ही या फिर शिव देवता को ही मानते थे। ठीक है ना, उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं की आराधना किया करते थे। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि ऋग्वेद लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनके लिए सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा विष्णु जी थे, दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर रुद्र थे, तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा इंद्र थे, या फिर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पशुपति थे। तो ऋग्वैदिक काल के यानी ऋग्वैदिक के जो लोग थे उनके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ साथियों, पशुपतिनाथ, पशुपति जी जो हैं वह ऋग्वैदिक काल के लोगों के सर्वाधिक प्रमुख देवता थे और उनकी ही पूजा आराधना किया करते थे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है राजगृह में, दूसरा नंबर ऑप्शन है वैशाली में, तीसरा नंबर ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, या फिर डी नंबर ऑप्शन है कश्मीर में। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्रा में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र जिसे कि वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है ना साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बिहार जो है मगध के नाम से जाना जाता था, किंतु अब मगध है, मगध मतलब पहले था ना, अब तो बिहार हो चुका है। तो हमें अब अपने आप को ही आगे बढ़ाना है, ना कि हमें पुराने के लोगों को याद रखना ज़रूरी है, किंतु उनके ही चीज़ों पर आने वाली हर पीढ़ी गर्व करे, ये अच्छी बात नहीं है। अब हम सबको कुछ करना होगा। ठीक है साथियों, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन तक जो हमने क्वेश्चन आपको कराया। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको और भी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कराएंगे, और साथ ही साथ जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हम आपको कराने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो हमारी टीम आप सभी के लिए पूर्णतः तत्परता है, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए उन सभी कमेंट को जो है हम डेली पढ़ते हैं और उनका सभी का सॉल्यूशन भी करते हैं। तो साथियों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।